नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी राफेल विमान के भारत पहुंचने की, केंद्र की नई शिक्षा नीति में बदलाव की, जानेंगे राजस्थान के सियासी हालात पर कुमार पंकज की राय, पटना से शंकर यादव बताएंगे बिहार कांग्रेस में क्यों आने वाली है बहार, और आखिर में बात करेंगे महंगाई का जनता पर पड़ रहा है कैसा असर। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां तेज। 200 अतिथियों की सूची पर पीएमओ ने लगाई मुहर। 5 अगस्त को अयोध्या में होना है राम मंदिर का भूमि पूजन। साधु संत और उद्योगपति भी भूमि पूजन में होंगे शामिल। गंगोत्री मंदिर में श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे प्रवेश। स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से 15 अगस्त तक बंद रहेगा गंगोत्री मंदिर। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने लिया फैसला। बीमा सेक्टर का निजीकरण कर सकती है सरकार। रणनीतिक सेक्टर का टैग देने पर विचार। केवल 4 सरकारी कंपनियां अपने हाथ में लेने पर भी मंथन। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 482 अंक गिरावट के साथ 38,071 पर, वहीं निफ्टी 98 अंकों की गिरावट के साथ 11,203 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। देश की सियासत को अपने नाम से गरमाने वाले राफेल विमान का सभी को बेसब्री से इंतजार था। फ्रांस से खरीदा गया ये लड़ाकू विमान अक्सर विपक्ष की जुबान पर रहा। विपक्ष ने इसकी कीमत को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए और सरकार को जमकर घेरा भी। लेकिन अब राफेल विमान दुश्मनों को घेरने के लिए तैयार है। जी हां, आज राफेल की पहली खेप भारतीय सरजमी पर पहुंच चुकी है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पड़ोसी देशों के साथ चल रही तनातनी के बीच आज भारत को नई ताकत मिली है। जी हां, भारतीय वायुसेना की शक्ति में आज बढ़ोतरी हुई है। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद आज 5 राफेल विमान भारतीय जमीन पर पहुंच गए। हरियाणा के अंबाला एयरबेस में आज 5 राफेल विमान लैंड हुए, जहां उनका स्वागत वाटर सैल्यूट के साथ किया गया। इस दौरान वायुसेना चीफ RKS भदौरिया भी मौजूद रहे। फ्रांस से मिलने वाले राफेल विमानों की ये पहली खेप है। इन विमानों ने मंगलवार को फ्रांस से उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये UAE में रुके और बुधवार दोपहर को अंबाला पहुंचे। भारतीय सीमा में प्रवेश करते ही राफेल विमानों का INS कोलकाता ने स्वागत किया, जिसके बाद 2 सुखोई विमानों ने 5 राफेल विमानों को एस्कॉर्ट किया। इसके बाद सभी राफेल विमान अंबाला एयरबेस पहुंचे। इन विमानों को कैप्टन हरकीरत सिंह की अगुवाई में फ्रांस से भारत लाया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ट्वीट कर वायुसेना को बधाई भी दी गई। राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल विमान का मिलना वायुसेना के इतिहास में बड़ा बदलाव होगा और कोई भी हम पर बुरी नजर डालने से पहले कई बार सोचेगा। आपको बता दें कि राफेल विमानों को अभी आधिकारिक रूप से वायुसेना में शामिल नहीं किया गया है। इंडक्शन के लिए अलग से पूरी सेरेमनी होगी। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। राजीव जी, राफेल विमान आज भारत पहुंचे, लेकिन इन विमानों को लेकर जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, उससे क्या यह बताने की कोशिश की जा रही है कि पहले भारत ने कभी भी इस तरह का सौदा नहीं किया था? पुरानी सरकारों ने भारतीय सेना की मजबूती पर ध्यान नहीं दिया, जबकि इससे पहले कई सौदे हुए हैं। मिराज, मिग जैसे विमान भी हमारे विदेश से ही खरीदे गए थे। ऐसे में सवाल यह है कि देश की सुरक्षा के लिए इस तरह का प्रचार जायज है? देखिए आदित्य, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज 5 राफेल विमानों के भारत पहुंचने से हमारी सामरिक क्षमता में वृद्धि हुई है। आज फ्रांस से 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके 5 राफेल विमान दोपहर करीब 3:15 बजे अंबाला एयरबेस पर पहुंचे हैं और 22 साल बाद भारत को 5 नए फाइटर प्लेन मिले हैं। इससे पहले 1997 में भारत को रूस से सुखोई मिले थे। भारत की सैन्य क्षमता में तब भी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन आज जिस तरह से हाइप क्रिएट किया जा रहा है वैसा पहले नहीं था। शायद इसीलिए कि तब सूचनाएं इतनी तेजी से नहीं फैलती थी, न ही सरकार प्रचार तंत्र पर इतनी निर्भर थी। भारत ने पिछले 70 सालों के इतिहास में अपनी सामरिक क्षमता को लगातार बढ़ाया है। दूसरे देशों से रक्षा सौदे भी किए और अत्याधुनिक हथियारों, उपकरणों और साधनों को खरीदा या बनाया है, लेकिन सारा काम शांतिपूर्ण तरीके से बिना बड़े तामझाम के होता रहा। रक्षा मंत्रालय अपना काम खामोशी के साथ और बिना दिखावे से करता रहा। लेकिन अभी तो ऐसा माहौल बना दिया गया है आदित्य कि मानो विमान उड़ाने से लेकर के सीमा पर जाकर मोर्चा संभालने तक का सारा काम हमारे वीर नेता कर रहे हैं। बार बार जवानों की वीरता और शहादत का हवाला देकर राष्ट्रवाद की भावना को खूब भुनाया जाता है और इस बहाने अपनी राजनीति चमकाई जाती है। इससे जवानों का या उनके परिजनों का क्या भला हो रहा है, इस बारे में सोचने की फुर्सत न तो सरकार को है और न सरकार प्रचारक मीडिया को और न ही उन रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों को जो रक्षा विशेषज्ञ बन करके टीवी चैनलों पर 2 देशों के बीच भिड़ंत करवाते रहते हैं। सच तो यह है आदित्य कि मोदी सरकार हर काम को इस अंदाज में पेश करती है मानो पहली और आखिरी बार ऐसा
हो रहा है, जबकि ये सही नहीं है। पिछले 70 सालों में भारत ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। यह संदेश भी दिया है कि हम शांति प्रिय देश हैं और इन सब के साथ अपने पड़ोसियों के संबंधों को बनाए भी रखा है। लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है आदित्य, और ऐसा क्यों हुआ है इस पर भी जनता को सोचना चाहिए। रफाल जैसे सौदे हजारों करोड़ के होते हैं और ये धन जनता की जेब से ही जाता है, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए जनता को सरकार के प्रचार में गुमराह न होकर हकीकत का सही आकलन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अपनी अगली खबर का। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के बढ़ते मामलों के बीच अब हर क्षेत्र को गति दी जा रही है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले बदलाव भी शामिल हैं। जी हां, आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा मानव संसाधन मंत्रालय में बदलाव को लेकर हुई, जिसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को मंजूरी भी दे दी गई है। तो क्या है नई शिक्षा की नीति में खास, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में काफी वक्त से शिक्षा नीति में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थीं। आज जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हुई तो सभी को उम्मीद थी कि नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। ये 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगी। इसके तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलावों को लागू किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बढ़ाया गया है। अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून के अंदर लाया जाएगा। अब कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। नई शिक्षा नीति बच्चों में जीवन जीने के जरूरी कौशल और जरूरी क्षमताओं को विकसित किए जाने पर जोर देती है। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विश्वस्तरीय अनुसंधान और उच्च गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर जोर दिया गया है। अब हायर एजुकेशन में वर्ल्ड क्लास रिसर्च पर फोकस किया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का ढांचा भी बदला जाएगा। अब कोर्स के दौरान कई कक्षा से निकलने या प्रवेश करने के कई विकल्प दिए जाएंगे। पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान पद्धतियों को शामिल करने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश की गई है। आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण में व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की है। शिक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए उच्च गुणवत्ता और व्यापक शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित की गई है। इस नीति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। तो मोदी कैबिनेट से नई शिक्षा नीति और शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी खबरों के बाद अब बात करते हैं राजस्थान के सियासी घमासान की। राजस्थान की राजनीति में लगातार नए नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज बीएसपी ने अपने विधायकों के कांग्रेस में जाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं मायावती के मायाजाल से इतर बीजेपी भी सियासी साजिश रच रही है। और तो और राज्यपाल भी गहलोत की बात पर राजी नहीं हो रहे हैं। राजस्थान में जारी सियासी पिक्चर में कितने लोग अहम किरदार निभाएंगे ये किसी को समझ नहीं आ रहा। पहले पिक्चर केवल गहलोत और पायलट के इर्द गिर्द घूम रही थी, फिर इसमें विलेन के रूप में बीजेपी की एंट्री हुई। वहीं अब बीएसपी भी अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रही है। जी हां, बीजेपी की देखम देख बीएसपी भी गहलोत के विलन बनकर राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गई है। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने राजस्थान उच्च न्यायालय में बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ याचिका दाखिल की है। इस याचिका में पहले ही गहलोत की टेंशन बढ़ा रखी है। वहीं राज्यपाल भी उनकी बात मानने को राजी नहीं है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने तीसरी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। राज्यपाल की मनमर्जी पर अशोक गहलोत इस कदर तिल मिलाए कि सीधा उनसे मिलने राजभवन पहुंच गए। सीएम गहलोत ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं और मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा। जिस तरह से केंद्र सरकार के सहयोग से धनबल के प्रयोग से राजस्थान में सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, वो जनता के सामने है। इतना ही नहीं, सीएम गहलोत ने आगे कहा, ऐसे समय में जब जीवन को बचाने का सवाल होता है तो सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। तो राजस्थान के ताजा घटनाक्रम पर हमारे राष्ट्रीय ब्यूरो चीफ कुमार पंकज क्या बताते हैं, आपको सुनाते हैं। राजस्थान में अब लड़ाई जो है राजभवन बनाम सरकार हो गई है, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र के बीच में तनातनी हो गई है। जैसा कि पिछले घटनाक्रम हुए हैं कि मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को बार बार कह रहे हैं सत्र चलाने के लिए। आज तीसरी बार हुआ कि जो है राज्यपाल ने सत्र चलाने की अनुमति नहीं दी, यानी 31 जुलाई से अड़े हुए थे कि हम राजस्थान विधानसभा का सत्र चलाएंगे। लेकिन अब यह लड़ाई जो है और आर पार होती दिख रही है, क्योंकि पहले ये लड़ाई जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच थी। लेकिन अब जो है राज्यपाल बनाम सरकार की लड़ाई हो गई है और
सरकार यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि वह सत्र बुलाएं, लेकिन राज्यपाल इसको मंजूरी नहीं देना। राज्यपाल ने कई सारे प्रावधान किए हैं कि ये सब सारी चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा, फिर 21 दिन का हमको नोटिस दीजिए। इन सब सारे सवालों को जवाब लेकर के मुख्यमंत्री आज मिलने गए, लेकिन उन्हें कोई अच्छी सूचना नहीं मिली, यानी निराशा ही हाथ लगी। तो देखिए इस राजस्थान की जो सियासी लड़ाई है वो अभी और लंबा खींचेगा, और कितने दिन तक खींचेगा, क्या चलेगा, इसका अभी अंत होता नज़र नहीं आ रहा है। यानी साफ है राजस्थान की सियासी खींचतान अभी लंबी चलने वाली है। खैर, राजस्थान से अलग बात अगर बिहार की करें तो वहां का सियासी माहौल भी गरमाया हुआ है। सूबे में चुनावी सुगबुगाहट तेज होने लगी है। जहां एक तरफ जेडीयू और बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है, वहीं कांग्रेस भी मैदान में एक्टिव होती नजर आ रही है। पार्टी ने उन दिग्गजों को चुन लिया है जो चुनाव की कमान संभाल कर कांग्रेस की नैया पार लगाने का काम करेंगे। आइए देखते हैं पटना से हमारे संवाददाता शंकर यादव की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार कांग्रेस ने अपने संगठन को लेकर के कई अहम फैसले किए हैं। कई जिलाध्यक्षों, कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई हैं। भागलपुर, शेखपुरा, पटना, नवादा और भोजपुर में जिलाध्यक्षों, कार्यकारी अध्यक्षों की अदला बदली की गई है। मैं आपको बता दूं कि पटना के शशि रंजन यादव को नगर अध्यक्ष का नियुक्ति किया गया है, जबकि सुंदर सहनी को शेखपुरा नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। परवेज जमाल को भागलपुर का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह को नवादा का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस चाहती है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने चुनाव जीते थे, उसी प्रकार से बिहार में भी चुनाव जीती जाए, उसी रणनीति का इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए कई जिलाध्यक्षों और कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई हैं। सहयोगी संतोष के साथ शंकर यादव, डीवी लाइव, पटना। कांग्रेस की नियुक्तियों के जरिए पार्टी ने जातिगत गणित बैठाने की कोशिश तो की है, लेकिन उनकी ये कोशिश कितना रंग लाती है ये देखना होगा। वहीं विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तो उत्तर प्रदेश में भी बढ़ने लगी हैं। तमाम सियासी दल अपनी रणनीतियों को धार देने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में अब बहुजन समाज पार्टी ने भी कमर कस ली है। जी हां, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मिशन 2020 के मद्देनजर संगठनात्मक स्तर पर कई फेरबदल किए हैं, जिसके जरिए अपर कास्ट को साधने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती अपने खोए जनाधार को वापस पाने की कोशिश में जुट गई हैं। उनके सामने एक बार फिर से सूबे में बीएसपी को मजबूत बनाने की चुनौती है। लिहाजा उन्होंने करीब 2 साल पहले ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में उन्होंने संगठनात्मक स्तर पर कई फेरबदल किए हैं। उन्होंने बड़ा प्रयोग करते हुए पार्टी के मूल संगठनों में ब्राह्मण और अपर कास्ट की अन्य जातियों से जुड़े लोगों को मूल संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। इसके साथ ही बीएसपी की सभी भाईचारा कमेटियों को भी भंग कर दिया गया है। जी हां, मायावती ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, पिछड़ी जाति भाईचारा कमेटी को भंग कर दिया है। भाईचारा कमेटी में शामिल रहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, पिछड़ा और मुस्लिम नेताओं को मूल संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि बीएसपी के मूल संगठन में इससे पहले दलित नेताओं को भी जिम्मेदारी मिलती थी। ऐसे में मायावती पर अन्य जातियों को तरजीह न देने का आरोप भी लग रहा था। इसे देखते हुए मायावती ने विधानसभा चुनाव में किसी भी जाति को नाराज न करने की नीति के तहत ये कदम उठाया है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी दलित, ओबीसी और पिछड़ी जातियों की पार्टी मानी जाती है। हालांकि इसमें अपर कास्ट के नेताओं की संख्या भी काफी है। खासकर अपर कास्ट में ब्राह्मण जाति के कई बड़े नेता बीएसपी में हैं। लेकिन पिछले 2 लोकसभा और 1 विधानसभा के चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो बीएसपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में तो बीएसपी का खाता भी नहीं खुल पाया था। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 19 सीटें ही मिली थी। इसके साथ ही उसके मत प्रतिशत में काफी गिरावट आई थी। वहीं 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था। इस चुनाव में मायावती को काफी फायदा हुआ था और उनके 10 सांसद चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे। लेकिन अब वो अपर कास्ट को साध कर 2022 के चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है। देखना होगा कि उनकी ये तैयारी विरोधियों पर कितनी भारी पड़ती है। और बुलेटिन के आखिर में बात बढ़ती महंगाई से परेशान जनता की। कोरोना काल ने देश का हाल बेहाल किया हुआ है। अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है। पूर्णबंदी से हुए नुकसान के चलते कंपनियां बंद हो रही हैं और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी हालात में सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। आलम यह है कि अब तो महंगाई भी लोगों को रुलाने लगी है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने भले ही अनलॉक मोड को तेजी दी हो, लेकिन अर्थव्यवस्था में सुधार होता अब भी नजर नहीं आ रहा है। रोजगार के मामले में भी तस्वीर बेहद खराब है। कंपनियां अपना घाटा पूरा करने के लिए कर्मचारियों की छटनी कर रही हैं, जिससे बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लोगों की जेब में पैसा नहीं है और अब महंगाई लोगों की जेब ढीली करने में जुट गई है। सब्जियों के भाव आसमान छूने को तैयार है।
देश में अब आलू भी आंखें दिखाने लगा है। टमाटर महंगा होकर और लाल हो रहा है। आलू का भाव जहां 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है, तो वहीं कई जगहों पर टमाटर 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश की वजह से जहां हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं रही सही कसर डीजल की महंगाई और कई शहरों में फिर से लॉकडाउन ने पूरी कर दी है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक आलू की कीमत 20 से 50 रुपए के बीच है। वहीं प्याज 20 से 40 और टमाटर 50 रुपए से 80 रुपए किलो तक बिक रहा है। खुदरा बाजार में अगर इन जरूरी सब्जियों के मॉडल मूल्य की बात करें तो आलू 30 रुपए किलो, प्याज 20 और टमाटर 50 रुपए किलो है। ट्रांसपोर्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि पूर्णबंदी के बाद छोटे ट्रक ऑपरेटर परेशान हैं। देश भर में 90 लाख छोटे बड़े ट्रक हैं। इसमें 60% बुकिंग नहीं मिलने के कारण खड़े हो गए हैं। ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस के अध्यक्ष कुलतार अटवाल ने बताया, ट्रक ऑपरेशन की कीमत 20% तक बढ़ी है। वहीं 80 रुपए प्रति लीटर बिक रहा डीजल भी महंगाई बढ़ाने की वजह है। इसकी वजह से ही ट्रांसपोर्टेशन में खर्च ज्यादा हो रहा है, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। देखना होगा कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।